हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बोर्ड में जो लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ये एनसीईआरटी में बीबीटी में दे रखा है। जब दो एटम अप्रोच करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली हम कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये बच्चों को है ना ऐसा लगता है, क्योंकि कई टीचर इसको शुरुआत में पढ़ा देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग ही इसी टॉपिक से होती है, तो बच्चों को फील थोड़ा कम आता है। तो आइए उसी की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन है जो आपको मॉलिक्यूल बना रहा है, और यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल एनसीईआरटी का ही लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, दो एटम है, ठीक है, और दो एटम को पास में लेके आ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे। जेईई एडवांस 2020 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, जेईई मेंस में हर बार क्वेश्चन आता है, और नीट अभी बच रहा है इस टॉपिक से, तो नीट में भी कभी भी ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आइए बात करते हैं, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि सपोज करिए कि मैंने दो हाइड्रोजन के एटम H2 माना है। आप कोई सा भी मॉलिक्यूल मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि दो एटम जब अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, मैंने एग्जांपल H2 ले रखा है, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो ये मैंने प्यारे प्यारे दो एटम बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया HA, ए एटम नाम दे दिया, और इसको नाम दे दिया HB। कोई टेंशन नहीं है, आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, अभी जो रटना नहीं है, ये ध्यान रखना, समझना है बस, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप सबको पता है कि इसका न्यूक्लियस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होगा सर, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। और यहाँ पे इसका भी न्यूक्लियस होगा, ये तो सब बच्चे जानते ही है, न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है। और हाइड्रोजन में हमको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑब्वियसली सर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कैसी कैसी बातें, बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने इसको Ea नाम दे दिया, और इस इलेक्ट्रॉन को नाम क्या दे दिया, Eb। कोई टेंशन वाली बात हो तो बताओ। इसको Ea नाम दे दिया, इसको थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या, दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो दिख जाएगा आपको। इसको मैंने नाम दे दिया Ea, और इसको नाम दे दिया Eb। कोई दिक्कत भाई, A एटम, उसका न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, B एटम, उसका न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मैं आपको एक चीज ध्यान से सुनना अच्छे से, बच्चों को नहीं चमकता ये। पहले ये दो एटम है ना, ये दोनों एटम बहुत डिस्टेंस पे थे, हाँ बहुत डिस्टेंस पे थे, तो इनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन लगेगा, ना कोई रिपल्शन लगेगा। जब ये दोनों एटम बहुत दूर दूर हैं, सुन लो दोनों कान खोल के, जब ये दोनों एटम बहुत दूर दूर हैं, तो इनपे ना तो कोई अट्रैक्शन लगेगा, ना कोई रिपल्शन। हाँ सर, अब ये दोनों एटम पास पास आ रहे हैं तो क्या होगा, हाँ हम उसी की बात करने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब दो एटम पास में आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि अट्रैक्शन किस किस के बीच होगा और रिपल्शन किस किस के बीच होगा। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये खुद के इलेक्ट्रॉन के साथ तो अट्रैक्शन करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पड़ोसी इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। ध्यान से समझना भाई। अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखता भी जाता हूं, अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अट्रैक्शन किस किस के बीच होगा। पहला, एक तो न्यूक्लियस ए और Ea के बीच, ठीक। दूसरा, अगर हम बात करें न्यूक्लियस ए और Eb के बीच, ठीक है। एक इसको पकड़ा मैंने, आइए इसको पकड़ लेते हैं। इसने क्या गुना किया है, इसने भी कोई गुना नहीं किया, ये देखो, ये देखो। तो दूसरे टाइप का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दूसरे एटम वाला Nb और Eb। अब आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये देखो, ये भी अट्रैक्शन होगा Nb और Ea में। भाई आपको पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। हम अट्रैक्शन की बात करें, आराम से देखो। आइए अब रिपल्शन की बात कर लेते हैं। तो ये अट्रैक्शन हो गया, अब रिपल्शन की बात कर लेते हैं। तो रिपल्शन की अगर हम जब बात करते हैं, तो रिपल्शन में क्या होगा, आराम से देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, ऑब्वियसली सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Ea और Eb, ठीक। दूसरा रिपल्शन किस किस के बीच होगा, सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी तो रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों में ही कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Na और Na। आराम से देखो, जो अट्रैक्टिव अट्रैक्शन होता है ना, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस,
लेकिन ये कब होंगे, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस से एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और इनको आप बोल सकते हो रिपल्सिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, आराम से समझाऊंगा, एक ही टॉपिक समझाऊंगा एक वीडियो में, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि आपको मतलब दिमाग से कोई निकाल नहीं पाएगा आपके, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आप देखें दो एटम जब अप्रोच कर रहे हैं तो ये सिस्टम होता है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो मैंने अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखे ना, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। अब सर ये क्या मतलब है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस का क्या मतलब है, आइए अभी समझा देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अभी समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले दो एटम बहुत दूर थे, फिर दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इनमें जो डोमिनेट करेगा ना वो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। इसलिए बोल रहा हूं अट्रैक्टिव फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। मतलब जब एटम कुछ डिस्टेंस पे है तो आपको अट्रैक्शन सोचना है, और जब एटम बहुत क्लोज आ गए ना, बहुत क्लोज आ गए, तो आपको रिपल्शन सोचना है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। जब एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, लॉन्ग थोड़ी डिस्टेंस पे है, तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, बहुत पास आ गए तो रिपल्शन डोमिनेट करेगा। आराम से सुन लो, अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों लगेंगे, लेकिन थोड़ी डिस्टेंस पे अट्रैक्शन डोमिनेट, थोड़ी बहुत कम डिस्टेंस पे रिपल्शन डोमिनेट करेगा। समझ में आ गई बात। चलिए, आप सबको पता होना चाहिए कि जो अट्रैक्शन से होता है, अट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली बॉन्ड अट्रैक्शन से ही बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज का कैसा साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। और यहां पे क्या होगा, रिपल्शन में क्या होगा, रिपल्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इंक्रीज होगी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, आप ऐसे भी बोल सकते हो। पॉजिटिव साइन आएगा, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं मिटा दूं इसको, आराम से देखो, एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है कि बॉन्ड बनता क्यों है। बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए। बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे हो रहा है चीजें, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ये रहा आपके सामने, बिल्कुल मेरे हिसाब से इससे क्रिस्टल क्लियर, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आइए डायग्राम की बात करते हैं, मिटा दो इसको, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं मैं। चलिए, आइए डायग्राम की बात करते हैं। बहुत सुंदर डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी में, और उसी से जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का तड़का लगाते हुए, और जेईई मेंस तो पूछ ही रहा है। नीट बच रहा है, अभी तक नीट बच रहा है, तो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है भाई, ये चीज आपको देखने को मिल सकती है, 100% मिल सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सुंदर डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे मैंने एनर्जी लिख रखा है, कई जगह पोटेंशियल एनर्जी, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं, आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब सर ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है, अरे यार कर दी ना छोटी बात, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब भैया जो दो एटम है उनके जो न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस, उसी को हम बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जो दो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को बोल रहे हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो डायग्राम बनता है ना, इतना सुंदर डायग्राम बनता है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये यहाँ पे आप देखिए, मैं हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूं, आराम से आप देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से समझाऊंगा। ये ऊपर प्लस है, ये जीरो है, ये माइनस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव में, यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव में है, और ये आपकी जीरो वाली लाइन है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने इस वाली लाइन को लिख रखा है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कोई दिक्कत नहीं है, दूर है। जब पास, अब देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको बताया अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एटम थोड़े क्लोज थे, यहाँ पे जो ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से समझाऊंगा। ये ग्राफ बनाया है मैंने, अब इसको समझाते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है थोड़ा क्लोज है एटम, अट्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देखें, जैसे जैसे आप दो एटम को पास में लेके आते जा रहे हैं, बताओ एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे जो आपका डोमिनेट कर रहा है इस वाले रीजन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से। जी हाँ, इस वाले पोर्शन में, और इसी पोर्शन को बोलते हैं बॉन्डिंग रीजन।
इसी पोर्शन को बोलते हैं बेटा कौन सा रीजन, बॉन्डिंग रीजन, इसी पोर्शन को बोलते हैं। यहां इसी पोर्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आप दो एटम बहुत दूर दूर थे, अब दो एटम पास पास आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए बताओ एनर्जी की ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं? अरे ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं? ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं? पहले तो ये बताओ, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं? क्या इससे कम हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो बेटा ये जो एनर्जी होगी ना, ये जो एनर्जी होगी, इसी को बोलते हो आप बॉन्ड एंथैल्पी। इसी को आप क्या बोलते हो? बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हो। अच्छे से सुन लो। और अगर हाइड्रोजन के केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये जो वैल्यू आती है किलोजूल पर मोल में 435.8, सब कुछ समझाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। इस वाली कंडीशन पे जहां पे मिनिमम वैल्यू आई किसकी, एनर्जी की, तो यहां पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो गए फोर्स ऑफ रिपल्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गए, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं, उसके लिए तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गए, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो गए। अच्छा सर, मतलब ये वाली कंडीशन पे ही क्या फॉर्म हो रहा है, इस वाली कंडीशन पे ही बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है। मैक्सिमम जो ओवरलैपिंग होगी वो इसी रीजन में होगी। जी हां, इसी कंडीशन पे होगी मैक्सिमम ओवरलैपिंग। इससे ज्यादा अगर पास में आप लेके आए ना तो आप देख सकते हो ड्रेस्टिकली ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, ये जो मैंने प्यारी सी ये बनाई है, ये यहां से लेके और यहां तक, इस एरो को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं, यहां से लेके यहां तक आराम से देखें आप, तो इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ वो है भैया जहां पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है। यहां पे देखो, इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे जहां पे एनर्जी मिनिमम है उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जी हां, इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। हाइड्रोजन के केस में आई थिंक अप्रोक्स 74 पिकोमीटर होती है, ठीक है। तो यहां पे अच्छा ये जो एनर्जी है वो क्या है, आइए मैं इसको समझा देता हूं। देखो, जब आप H2 गैस को 435.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी दोगे तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, H गैस प्लस H गैस। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, जब ये H गैस और H गैस दोनों मिल रहे हैं ना और H2 बना रहे हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है ना, ये माइनस है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जब दो हाइड्रोजन एटम क्या फॉर्म कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। और इतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी H2 को तोड़ने के लिए उसके गैसियस एटम में। इसी को बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है H2 के बनने में, H2 को तोड़ने में भी इतनी एनर्जी चाहिए होगी, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलिए, बॉन्ड लेंथ समझा दिया मैंने, बॉन्ड एंथैल्पी समझा दिया मैंने। यहां पे आप देखें इस वाले रीजन में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, इस वाले रीजन में फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। और ये वाला जो रीजन बोला जाता है ना, ये वाला जो रीजन बोला जाता है वो बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग रीजन। कौन सा रीजन बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग रीजन, जहां पे रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। इस पूरे नीचे, इस जीरो से नीचे वाले पे अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। और पास में लेके आओगे, अगर इससे और पास में लेके आओगे दो एटम को, तो रिपल्शन ड्रेस्टिकली डोमिनेट करने लग जाएगा। रिपल्शन शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आना तय है आगे वाले नीट के एग्जाम में। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि आज तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। क्लियर हो गई, और एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो बीवीटी की बात करें, ये बीवीटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।